ठीक है। अच्छा, बात उतनी है जितनी हम पहले सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी के हवाले से कर रहे थे। जैसे सिक्योरिटी इंक्रीज करते जाते हैं, यूजेबिलिटी का इशू आता रहता है कि यूजेबिलिटी टफ होती चली जाती है। ठीक है, सो उसके कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, आई हैड टू एडमिट अरसलान। ओके, अच्छा, कुछ चीज़ें हम इसके अंदर जनरल सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आई हैव गॉट दी स्लाइड्स फ्रॉम अ प्रेजेंटर इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। मुझे ये अच्छी लगी स्लाइड्स, इसमें से कुछ पॉइंट्स डिस्कसेबल थे। हम बात में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अभी हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की। तो वही उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो थी मुझे इस स्लाइड के अंदर ज़रा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि हम इसको एक नज़र देख सकते हैं मिलके। जिस तरह हम पासवर्ड्स की बात कर रहे थे, तो सिक्योरिटी यूजेबिलिटी का डिलेमा क्या है। पासवर्ड्स, टेक्सचुअल पासवर्ड से कैसे हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते चले गए, ग्राफिकल पासवर्ड्स आ गए, बट देन अगेन वाज दैट अ बेटर सोल्यूशन। हम कैप्चा की तरफ चले गए, अगेन कैप्चा की टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस हो गई। सिक्योरिटी अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, लेकिन व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ अर्लियर it was really difficult because many people across the world जब अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे, तो सिक्योरिटी के हवाले से जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे वो बड़े उन्होंने टफ रख दिए थे। कैप्चा भी इस तरह शुरू में बहुत टफ आने लगा कि लोगों के लिए रिकग्नाइज करना चीज़ें बड़ा मुश्किल था। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल started realizing कि ये सिक्योरिटी जो है एक्चुअली यूजेबिलिटी के एक डिलेमा बन रही है, then they started thinking of solutions such algorithms जो ह्यूमन फ्रेंडली हो लेकिन मशीन के लिए हार्ड टू लर्न हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर थी। तो मैंने सोचा कि हम एक तो बातचीत करते रहेंगे और इसको हम थोड़ा सा इन चीज़ों को भी डिस्कस करते रहेंगे। सो अगेन, आप दुनिया की कहीं से कहीं की कोई स्लाइड्स उठा लें, कितनी भी इंफॉर्मेशन ले लें सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर तरह के सिक्योरिटी सिस्टम, प्रोसेस, डिस्कशन, पॉलिसी, ट्रेनिंग, हर तरह की चीज़ में डिस्कस हो रही होती है, वो यही है कि क्या ह्यूमंस वीकेस्ट लिंक हैं। एंड समवेयर यस, दे आर वीकेस्ट लिंक्स। तो उसको डिस्कस किया गया। सिक्योरिटी हमने पहले भी बात की, इट्स अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। क्योंकि सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने सिक्योरिटी बस अप्लाई कर दी और अब बस ख़त्म हो गया काम। प्रोडक्ट आप डेवलप करते हो, यू गो थ्रू सर्टेन स्टेप्स एंड देन यू डेवलप अ प्रोडक्ट और फिर आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं कहीं। सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। येस, प्रोडक्ट भी समहाउ मेंटेनेंस मांगती है, बट सिक्योरिटी इज ऑनगोइंग प्रोसेस और समवेयर इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप अपनी डिसीजन से, आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन से, आप अपनी सिक्योरिटी मेयर्स एंड कंट्रोल से आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते जाते हो कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यही मेयर्स अप्लाई करने हैं, या मैं ये कॉस्ट इफेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, या मैं किसी और तरीके से इसको लेके चलूँ, या मे बी द हैकर और द अटैकर हैज बिकम इंटेलिजेंट इनफ टू ब्रेक द प्रोसेस दैट आई हैड बिल्ड। मैंने एक ककून बनाया था अपने सिस्टम के इर्द गिर्द, जिससे मैं अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑपरेशंस को, अपने प्रोसेसेस को सिक्योर कर सकता था। अटैकर्स हैव फाउंड आउट द वे हाउ टू ब्रीच इन। तो मुझे उस ककून को वापस ठीक करना है, मजीद सिक्योर बनाना है, ताकि बाहर की एक्सटर्नल ब्रीचेस जो हैं वो मेरे सिस्टम को ख़राब ना कर सके, मेरे ऑपरेशंस को ख़राब ना कर सके। ऑपरेशंस के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपके फैक्ट्री सिस्टम्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमने स्काडा की बात की थी, सुपरवाइजरी कंट्रोल्स की बात की थी। जो आपके एक्चुअली स्काडा क्या होते हैं, जो आपके फैक्ट्री सिस्टम के अंदर आपका जो ऑपरेशंस रन कर रहे होते हैं कि आपकी जो मशीनरी है वो किस तरह रन हो रही होगी। सो एज विद हम अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग की हमने बात की थी कि सोशल इंजीनियरिंग के अंदर जो है लोग आपके पासवर्ड्स, आपसे बातचीत करके आपको बेवकूफ़ बना के आपके पासवर्ड्स गेन करने की कोशिश करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप समझते हो कि वो लेजिटिमेट यूज़र है जैसे आप हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के अंदर बैठा होता है और आप उस पर ट्रस्ट करते हो, और ट्रस्ट कर लेते हो बिकॉज
you don't critically think because you're not really aware of the security breach कि ये भी हो सकता है हमारे साथ। एक बड़ी मजेदार चीज है, एक रियल हैकर की टेस्टिमनी है। he said कि मैंने एक कंपनी से उनके पासवर्ड्स और बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले ली, not by attacking, just by pretending that he is somebody of maybe of power, somebody maybe of belonging to certain organization जो बड़ा एक हाई पावर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। he just pretended to be, he didn't mention कि वो कौन है, क्या उसने pretend किया, but he said that he just pretended to be somebody and he just asked and they gave it to him. So ऐसे एक्शंस भी होते हैं कि आप कहीं जाते, फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तान में ही नेशनल असेंबली में एक न्यूज़ आई थी, इकरारुल हसन शायद नाम है उसका, जो ही डज दिस शो जराइम के ऊपर, क्रिमिनल सीन्स के ऊपर कुछ शोज करता है। सो व्हाट ही डिड वाज, उसके शोज बड़े रियल टाइम किस्म के लगते हैं कि वो वाकई ही गोज टू द प्लेसेस जहाँ पे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, एंड ही ट्राइज टू कन्फ्रंट पीपल जो इस किस्म के कोई काम कर रहे होते हैं। तो उसने क्या किया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर ही टुक हिज गन, उसने पहले अपने बंदे को भेजा और उसके पास गन्स थी और उसके 2-3 लोग थे उसके प्रोग्राम के, एंड देन ही हिमसेल्फ दे वेंट इन द नेशनल असेंबली विद गन्स। और उसने क्या किया था कि बाहर सिर्फ चौकीदारों से, लोग उसको जानते नहीं थे ऑब्वियसली, वो तो ही इज अ फेमिलियर फेस बट नॉट टू द गार्ड्स, इसलिए वो पहले खुद सामने नहीं आया। उसने अपने बिल्कुल अनफेमिलियर से अपनी टीम के लोगों को नेशनल असेंबली की तरफ भेजा और वहां पे उन्होंने क्या किया, सिर्फ वो 3 से 4 दिन वहां गए और जाके दोस्तियां बनाई गार्ड्स के साथ। ना दिस इज फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच। तो आपकी पहली ब्रीच जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम के ऊपर ही हो रही है, ये पहली ब्रीच आपकी फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच थी दैट दे डिड। अब वो गन्स के साथ दे एंटर्ड नेशनल असेंबली और वहां पर जो सेशन चल रहा था, दे स्टॉप दैट सेशन एंड दे टोल्ड स्पीकर कि हम इस वक्त गन्स के साथ आए हैं और हमारा कोई मिलिशियस इंटेंट नहीं है, वी जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि हाउ मच एट रिस्क यू आर। If it's not us, this could be anybody from outside, and you all parliamentarians are in this parliament, this session is going on और आप जो है इस वक्त ये काम कर रहे हैं और हम लोग गन्स के साथ आपकी इस असेंबली में यहाँ खड़े हैं। We could be anybody, any attackers. So just by making those friendships, they entered इतने सिक्योर एरिया में और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम किस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन हेलो जहूर, आवाज आ रही है? आप सब कनेक्टेड थे, ओनली आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा ये नहीं मैम, आपका डिस्कनेक्ट हुआ था, हम तो यहीं पे थे।
मेरा डिस्कनेक्ट अब अच्छा इसका यही इशू है जूम मीट का। इसमें आपका ज़रा सा भी इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। So I got disconnected and I was speaking and then there was this sting that made me realize that I'm not there anymore. चले इसको आगे लेकर, अच्छा ये इसको हम आगे लेकर चलते हैं ज़रूर। इससे पहले हम एक बात कर रहे थे, जूम मैंने ट्राई किया वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। इससे पहले हम एक बात कर रहे थे कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर चीज़ों को लेकर चलें। जलील, अगर हम ईमेल स्निफिंग सीख सकें आपसे किसी टाइम के ऊपर, और इसके अलावा अगर इफ़ एनीबडी हैज़ वर्कड ऑन वायरशार्क, अगर वो कोई सिखाना चाहे तो। मैम क्या आप कह रही हैं, कौन सा टूल कह रही हैं? ईमेल स्निफिंग या एनी टूल ऑफ सिक्योरिटी इफ यू वुड लाइक टू, अगर आपने किसी एन्क्रिप्शन टूल के ऊपर काम किया हुआ है या टूल्स अवेलेबल है, लेकिन वो एक्चुअली मलिंडो है मेरे पास, अब वो एससीटी का टूल है, लेकिन उसको मैं क्योंकि वो लाइसेंस्ड है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है तो उसको मैं पब्लिकली नहीं सिखा सकता। तो कोई और टूल बता दें आप। एनीथिंग यू लाइक जो हम प्रैक्टिकल बेसिक स्टार्ट करते हैं, ईमेल स्निफिंग पे काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप ईमेल स्निफिंग सिखा सकते हैं। हैज एनीबडी वर्कड ऑन वायरशार्क? वायरशार्क मैम ये किस चीज का टूल है? वायरशार्क है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, ठीक है, इसमें मैंने किया हुआ काम थोड़ा सा, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ये कम एक वो लाइनेक्स का दूसरी, ये बेसिकली विंडोज नहीं, मैं काली लाइनेक्स नहीं होती, उसके थ्रू मैंने किया हुआ, इसको करके हमने किया हुआ। लिनक्स को वायरशार्क से कनेक्ट किया हुआ आपने? जी लिनक्स को। अच्छा ठीक है। और लिनक्स का दूसरा वर्जन नहीं, काली लाइनेक्स, हाँ काली भी कहते हैं, ऐसे काली भी कहते हैं, काली बोलते हैं, हाँ काली उसके थ्रू मैंने वीएम इंस्टॉल करके उसके थ्रू मैंने काम किया हुआ। ठीक हो मैक एड्रेस पे स्पेस किया। और कोई किसी टूल के ऊपर काम? अच्छा असल में आई वांटेड कि हम जो मिड टर्म एग्जाम रखेंगे, एक तो थोड़ा क्विज बेस्ड उसके अंदर पोर्शन होगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अबाउट 20 एब्सोल्यूट मार्क्स, तो एक तो क्विज बेस्ड होगा वो, और दूसरा आई विल गिव सम प्रेजेंटेशंस। सो यू हैव गॉट चॉइस टू सिलेक्ट योर टॉपिक, आप किसके ऊपर देना चाहते हैं। इट्स गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स एंड विच इज़ अ लॉट एक्चुअली। सो आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन चूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई रिसर्च पेपर का रिव्यू देना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। अगर आप कोई टूल सिखाना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, बट bear in mind that it's going to be 10 marks, so it has to be something very attractive and learned kind of thing. So जलील अपने लिए अभी इस वक्त ईमेल स्निफिंग कह रहे हो आप? जलील क्या कह रहे हो? फाइनल स्निफिंग दे सकती है, आप बता दें किस पे मैं जा हूं। whatever you are comfortable with आप वो कर लो। इसके अलावा और अयाज आप क्या करना चाहोगे? मेरे पास एक्चुअली रिले सर्वर पड़ा है मेरे पास, एक फाइल जिसके थ्रू मैं तो ईमेल स्निफ कर सकता हूं बेसिकली बैठ के। ठीक है सही है। अयाज आप क्या सिखाना चाहेंगे? अयाज मेरा ख्याल है यस मैम है। जी अयाज, मिड टर्म की नेक्स्ट वीक से प्रेजेंटेशंस हैं। नेक्स्ट वीक हम क्विज रख लेते हैं और साथ में प्रेजेंटेशंस रख लेते हैं। आप क्या करना चाहोगे उसके अंदर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड? अगर आप कोई पॉलिसी बनाना चाहते हो वो कर सकते हो, रिसर्च पेपर लिखना का रिव्यू लिखना चाहते हो आप वो कर सकते हो, आप कोई टूल सिखाना चाहते हो आप वो कर सकते हो, एनीथिंग प्रेजेंटेशन। अभी मैंने वैसे भी फौरन तौर पर डिसाइड नहीं किया, मैं इन चीज़ों को एक दफ़ा देख लेता हूँ, जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगेगा मैं इंशाल्लाह उस पर। ठीक हो गया, ठीक है। हम लोग इमरान आपने एक टेबल बना लेना है एक्सेल के ऊपर, एक वो बना लेना आप शीट एक्सेल की, उसके अंदर आप क्लास मेंबर्स के नाम और उनका टॉपिक जो जिस पे वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। और वो आज या मैक्सिमम कल तक चलो या संडे, ठीक है, संडे तक आपको वो सारी अपनी वो दे देंगे कि चॉइसेस के वो क्या करना चाहते हैं। वो कोई टूल सिखाना चाहते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, या इफ़ दे बिलीव कि कोई ऐसी चीज़ है जो पॉलिसी वो किसी चीज़ की बनाना चाहते हैं और उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आप ज़रूर लिख लेना। और आई वुड रियली लाइक कि फॉर एग्जांपल जिस तरह ये डिफरेंट ठीक होगा नेटवर्क स्निफिंग के लिए, ईमेल स्निफिंग के लिए, या
पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए, इसके छोटे छोटे टूल्स हैं और आप यूट्यूब के ऊपर आराम से सीख सकते हो। तो ये आप करके आप इन पे कुछ छोटी सी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। जी ठीक होगा मैम। जी मुबशिर। मैम एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर भी काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन पे भी हो सकता है, कोई इसका कोई टॉपिक ले ले। जी मुबशिर आप बताएं। मैं रिसर्च पेपर के बारे में मैम पूछना चाह रहा था। अच्छा, रिव्यू पेपर की जब हम बात करते हैं ना, तो रिव्यू पेपर कम से कम भी 40-50 रिसर्च पेपर को पढ़कर लिखा जाता है, कम से कम मिनिमम। आप अगर लिखना चाहते हो तो आप कोई एक टॉपिक ले लो, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम डिसीजन मेकिंग के 2 पेपर्स लिए थे, ठीक है। आप एक टॉपिक डिसीजन मेकिंग का लेट्स से अगर लेते हो तो उससे रिलेटेड 3-4 पेपर्स को आप देख लो, उनकी मेथोडोलॉजी देख लो क्या डिफाइन हुई है, और आप एक टॉपिक देख लो। फॉर एग्जांपल के 3-4-5 रिसर्च पेपर्स में से आप डिफरेंट मेथोडोलॉजीज डिसीजन मेकिंग की, अपना रिव्यू पेपर का नाम लिख सकते हो कि मेथोडोलॉजीज फॉर वेरियस मेथोडोलॉजीज या डाइवर्स मेथोडोलॉजीज फॉर डिसीजन मेकिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो उसको आप जॉट डाउन करके लिख सकते हो कि चूंकि हमने डिसीजन मेकिंग का टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ये डिफरेंट जो है मेथोडोलॉजीज या फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड देन योर प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर इनफ कि जिससे क्लास जो है वो सीख के जाए कुछ। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी की जो हम बात करें, तो आज भी हम जो देख रहे हैं कि सिक्योरिटी किस तरह टफ होती जाती है और वो यूजेबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकती है। सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारे वो हैं पेपर्स हैं, आप उसका भी टॉपिक ले सकते हो, आप गवर्नेंस का टॉपिक भी ले सकते हो। आप में से कोई सिक्योरिटी टूल्स का मतलब ओवरऑल नॉट जस्ट टूल सिखाना, प्रेजेंटेशन दे सकता है कि कितने सिक्योरिटी के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं और वो क्या क्या करते हैं, इस पे भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। सो each one of us is going to make the whole class learn about something। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर करने के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। तो वो टूल्स को भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में वो बता सकते हो कि टूल्स कौन से हैं और उनको किस तरह से जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। This can also be a presentation. So I'm just giving you ideas कि आप अपने उसके लिए मिड टर्म के लिए किस तरह की चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो आप ज़रूर शेयर करो और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह उसको लेकर चलना है। कोई डाउट इसके अंदर या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? वलीद आपको कुछ कहना है? मैम अभी सोचा नहीं है, एक मेरा टूल मैंने यूज किया था यहाँ पे मैं CCNA कर रहा था कॉर्बेट में, तो उन्होंने मुझे एक टूल बताया था, सिखाया था। मेरे अभी ब्रेन में टूल का नाम नहीं आ रहा, वो मैं सर्च करके उस पर ही कोशिश करूंगा। तो उससे ये है कि आप किसी भी IP के ऊपर, मतलब आप एक नेटवर्क के ऊपर हैं, उसकी स्निपिंग किस तरह कर सकते हैं आप, ईमेल स्निपिंग, आप उसकी रिकॉर्डिंग, वो क्या बात कर रहा है उस नेटवर्क के ऊपर, जितने भी फोन लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो एक चीज के ऊपर। वो भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो मैं सर्च करके तो उस पे काम करके वो प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। That would be great, that would be great। ठीक है, तो you guys would have a week or so, तो आप उसमें एक्सप्लोर करके अपनी चीज़ें, बल्कि उसमें यूट्यूब के ऊपर तो आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो आप वो टूल्स जो है सीख के भी सिखा सकते हो, तो ऐसा होता है। ठीक है ज़हूर। तो मैम ये कितना कंक्रीट होना चाहिए बताएं कि क्या इसमें इसका स्कोप कितना होगा, कितना बड़ा हमने करके बताना है? इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द सेशन, 3 घंटे का हमारा सेशन है, अगर 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन भी होती है तो इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हैंड्स ऑन हमारी क्लास, और मैं खुद भी, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारे टूल्स आते हों, तो मुझे अगर आप सिखा रहे हैं ये टॉपिक, तो मुझे इसके बाद जब करना है तो मुझे इसकी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, और मुझे ये थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली एक सेशन से तो इंसान ऐसे नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाऊं उसकी, लेकिन मुझे इसकी बेसिक नॉलेज ज़रूर मिल जानी चाहिए कि मुझे ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड कैसे करना है। तो मतलब मैं अगर मैं टूल ना सिखाना चाहूँ, मैं अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये चीज़ें बताना चाहूँ तो मेरे लिए इनफ होगा? आप उसमें ये भी देख सकते हो कि पूरी क्लास की प्रोग्रामिंग स्ट्रेंथ क्या है। Maybe someone is not just very much
फ्रेंडली विद प्रोग्रामिंग, तो थोड़ा हैंड्स ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स जो हैं वो आपको ज़रा थोड़ा सा बिल्ट इन इजी। लाइब्रेरीज यूज करेंगे मैम, हम पीएचपी की बिल्ट इन लाइब्रेरीज, पीएचपी की बिल्ट इन लाइब्रेरीज यूज कर लेंगे। ठीक है, टूल्स में मैं बता दूंगा, चलें 2-3 से साथ-साथ ना, क्योंकि ठीक टूल्स होगा। अक्सर ना पेड होते हैं, क्योंकि और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी पड़े हैं, जैसे कौसर आरएटी है, और वो आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करके आप कस्टमाइज करके जो मर्जी आप उसे कर लें। ऐसा ही है, ठीक है। अक्सर लोगों के पास क्रैक्स भी होते हैं, तो फॉर वन क्लास आई वुड रियली ऑब्वियसली नॉट रिकमेंड कि करें उनको, लेकिन अगर किसी के पास है तो फॉर वन क्लास जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। क्रैक्स वैसे लर्निंग पर्पस के लिए अलाउड होते हैं, कमर्शलाइजेशन के लिए अलाउड नहीं होते कि आप कमर्शियली उनको सेल आउट कर रहे हो। अक्सर वेबसाइट्स जो हैं वो आपको अब साथ इस कंटेंट के साथ कि अगर आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो परमिशन देती हैं। तो अगर इस तरह का कोई टूल हो आपके पास तो आपको ज़रूर सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हो। कम्युनिटी वर्जन्स भी होते हैं अक्सर टूल्स के ना, ऐसा कम्युनिटी ही। वर्जन्स होते हैं इसलिए। वो भी अगर किसी के पास हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ज़हूर, कोई आइडिया है आपका इसके बारे में? ज़हूर हैं साथ? उसामा, आपका कोई आइडिया हो? नो मिस, अभी तो कुछ नहीं, यानी कि अभी पता चला तो कल परसों तक फिर फाइनल करके बता देंगे आपको। ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ गई ना? नहीं मिस, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा हाँ, सा पूछो बता क्या दें कंफ्यूजन? दोबारा। क्या यानी बताऊँ? यही है, टॉपिक वगैरह किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारी। अगर आप फ़िलहाल किसी टूल से फ़ेमिलियर नहीं हो, तो आप अच्छा, एक तो ये भी है कि हम इसको थोड़ा-सा ब्रेकअप भी करेंगे इन लेक्चर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वीक के अंदर अगर एक प्रेज़ेंटेशन जलील ने, अयाज़ ने और मुबशिर ने दे दिया है, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, हमें थोड़ा-सा ऑब्वियसली पढ़ना भी होगा। तो उसके नेक्स्ट वीक पे हम मज़ीद आगे प्रेज़ेंटेशंस रख सकते हैं लेक्चर के अंदर। तो उसमें भी आपको आइडिया थोड़ा-सा हो जाएगा कि सब किस पेस के ऊपर काम करें, आपकी प्रेज़ेंटेशन थोड़ी हम आगे रख देंगे। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट सिक्योरिटी के टूल्स और उनके यूसेज के ऊपर कोई प्रेज़ेंटेशन दे सकते हो, आप कोई रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के उनके बारे में, डिफरेंट सेम टॉपिक के डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आप कोई और वैसे कोई टॉपिक, हमारी जो कोर्स आउटलाइन में हमने कवर नहीं किया बिकॉज सिक्योरिटी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, इसमें इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, आवाज़ नहीं आ रही मेरी इमरान? जी मिस, आ रही है। अच्छा ठीक है, हाँ ज़हूर, कोई बात नहीं, आप अपना माइक सेट कर लो फिर बात कर लेना। तो उसामा, सो आई वाज सेइंग कि आप इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो हमारा कोई टॉपिक रह गया, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस इज़ अ वाइडर टॉपिक, उसके ऊपर बात हो सकती है। कोई आप और सिक्योरिटी का टॉपिक निकाल के उस पर कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, उसके टूल्स के बारे में बताना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। एनीथिंग दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लर्निंग। ठीक है मिस, मैं आपको कल परसों तक फाइनल करके बता दूंगा सीआर को, फिर वो प्रेजेंटेशन। मैम जी सीआर को अरसलान। हमारे लिस्ट पे भेज दे, मैम सीआर को लिस्ट पे भेज दीजिएगा ताकि उसमें से हमको टॉपिक हमें सिलेक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, आई वुड लाइक इट टू बी द अदर वे अराउंड, इंस्टेड कि मैं क्योंकि डिस्कशन में आपको चीज़ें बता रही हूँ, अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो वो स्पून फीडिंग टाइप चीज़ हो जाएगी। आई वुड लाइक यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके मैम। आप इसमें मैं चाहूंगी कि आप मुझे सिखाओ। अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, बहुत डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, तो आप अपना टॉपिक खुद सोचो क्या करना चाहते हो। अगर फिर उसमें प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, मुझसे मशवरा कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगी इस पर। चलें ठीक है मैम, ये सही है, इट्स फाइन। ओके, थैंक यू। चलें जी, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। सो वी गॉट 1 वीक टू प्रिपेयर फॉर दिस। पहली, अच्छा, आप मुझे जब इमरान भेजेंगे ना तो मैं आपको इसके टाइम स्लॉट्स और स्केड्यूल करके तो ये एक्सेल शीट वापस भेज दूंगी अरसलान को, सॉरी इमरान को, और उसमें फिर आपको स्केड्यूल पता लग जाएगा कि पहले प्रेजेंटेशंस किसकी हैं, फिर उसके नेक्स्ट उसमें किसकी हैं, फिर उसके नेक्स्ट उसमें किसकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ थोड़ा सा चली जाऊं। मोस्ट ऑफ दिस वी ऑलरेडी डिस्कस। चाहे सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात हुई है, ये फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग 3 चीज़ें हैं। फिशिंग क्या है, चलें यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्विक सा कोई बताए फिशिंग क्या होती है। इमरान, कुछ याद है फिशिंग क्या होती है?
बोट वाली नहीं। किसी को याद हो? यस मिस, अरसलान के साथ तो ये हुआ है, अरसलान को ज़्यादा पता है अभी फिशिंग मैम का। क्या पूछ रहे थे, आवाज ब्रेक हो गई। मैम अरसलान, फिशिंग जी जी बताएं अरसलान। अरसलान मैम अपना सामयिक एक्सपीरियंस शेयर करें ज़रा। मैम फिशिंग एक तरह की डमी चीज होती है, डमी समझ ले, 3D मॉडल समझ ले उसी चीज का, इस तरह की चीज होती है। और अच्छा अब मैं नहीं अपने नहीं एक्सपीरियंस में कैसे एक्सप्लेन कर, या सामा एक्सप्लेन करेगा मैम, इसको अच्छा पता ज़्यादा देता है। जी मिस, उसामा फिशिंग बता वही दें। मिस, सामा आप जैसे बता कि दो। फिशिंग वही होती है ना कि आप यानी कि कोई भी लिंक वगैरह किसी को सेंड करते हैं और वो उसको ओपन कर ले तो उसके सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि पासवर्ड्स वगैरह वो आपको पता चल जाता है, और फिर आप यानी कि उसका फिर अकाउंट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं सारा। अच्छा, फिशिंग जो है ना सोशल इंजीनियरिंग अटैक की एक टाइप है। इसमें ये होता है कि यस मैम। आप थ्रू ईमेल, आप कोई एक ईमेल लिखते हैं, बड़ी इमोशनल सी, बड़ी ऐसी मेड अप सी ईमेल लिखते हैं जो ऐसे लगता है कि आपके किसी क्लोज कांटेक्ट, आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव की तरफ से आपको आई है। ये ट्राई टू, आप अपना माइक म्यूट कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है आपके माइक से। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको ऐसी एक ईमेल आती है फिशिंग अटैक के अंदर कि जो आपको ये बताती है कि अच्छा मैं बड़ी मुश्किल में हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है, या दे आस्क फॉर सम फेवर। मिलिशियस उसके अंदर लिंक भी हो सकता है, या आपको ये इस चीज़ के ऊपर वो किया जाता है, परसुएड किया जाता है कि आप जो है वो उनकी हेल्प करो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिशिंग अटैक जो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर होता है। तो फिर आप क्लिक करके भी वो अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं उसमें, या आप पैसे ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं, या आप कोई फेवर देके जो आपको नुकसान पहुंचा सके उस किस्म की फेवर देके भी आप इस अटैक का शिकार हो सकते हैं। मिस, आजकल साइट्स भी आ गई हैं जैसे कि फेसबुक वगैरह जो है ना, वो हम्म। भी यानी कि इस तरह हैक कर लेते हैं, सिर्फ एक लिंक सेंड करते हैं, वो ओपन करते हैं और फेसबुक का पासवर्ड वगैरह से पता चल जाता है। तो अच्छा, अरसलान पता ने क्या? बड़ी फेसबुक से हैक की है इस तरह। हाँ, वो ईमेल आई होगी अरसलान को एक, बिल्कुल ऐसे लग रहा अरसलान यस ने मैम, होगा। मैम एक इसने एक मेरा हैक अकाउंट किया हैक था। किया था। मैम इसने मेरा अकाउंट हैक किया था, ये बहुत चवल आदमी है। सामा यार प्लीज। ठीक है, तो हाँ फेसबुक की भी ऐसी लेजिटिमेट ईमेल लगती है कि जैसे वो वहां से आई है और फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हो और आपका पासवर्ड जो है और यूजर नेम वो हैक हो जाता है। तो ये दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के ऊपर ये अटैक ट्राई किया था, तो आप इसी के ऊपर प्रेजेंटेशन बना देना, ठीक है? ओके मैम। जी जल्दी। मैम बहुत अच्छी ठीक पेंशन हो गया, देंगे हमेशा मैम। हम इससे फिर बनाएंगे। मैम कोई हम फिशिंग लिंक अटैक भी का देंगे। जो नेम एक्चुअली एक नेम था बेसिकली, किसी बैंक का, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर द नेम। उस बैंक के कस्टमर्स को एक ईमेल गई थी और बैंक के ही डोमेन से एक ईमेल गई थी, ईमेल स्पूफ करके गई थी। वो लग ऐसे रहा था कि बैंक ने ईमेल्स की हैं, और उन्होंने एक प्रॉपर डमी वेबसाइट क्लोन की थी, वेबसाइट बैंक की वेबसाइट को और डोमेन पर डाला हुआ था। मतलब इफ आई टॉकिंग अबाउट जूम, तो zoom.us है, उन्होंने zoom.us करके वेबसाइट बनाई हुई थी और वहाँ मैं पे आके आपको उन्होंने बता कहा रही हूँ, दिस हैपेंड व्हेन आई वाज इन मलेशिया। तो मेरा बैंक था CIMB बैंक, ये वहां पर भी सेम एग्जैक्ट यही अटैक हुआ था। आई And it होप किस भी बैंक था, मुझे शायद ये याद आ रहा है। CIMB बैंक था मलेशिया में, एंड आई वाज द अकाउंट होल्डर ऑफ दैट बैंक। तो वहां पर ये इशू हुआ था और मेरे सुपरवाइजर को ये ईमेल आई थी CIMB बैंक से, एंड इट वाज अ वेरी लेजिटिमेट ईमेल, उन्हीं की डोमेन से आई थी। एंड देन ही कंप्लेन टू दैट बैंक, और वो फिर पूरा प्रोसेस उन्होंने देखा था और किया था। एंड आई ऑल्सो रिसीव्ड अ कॉल एट माई होम के सेइंग कि मैं CIMB बैंक से जो हूँ वो बात कर रहा हूँ, एंड देन आई नीड योर, you need to give me your updated passport information because आपने काफ़ी अरसे से वो करवाई नहीं है, ब्रांच में आके उसको अपडेट नहीं करवाया, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो आई सेड व्हेन इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ बैंक यू शुड ऑलरेडी नो कि मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देन ही वाज वेरी परसिस्टेंट व्हाइल टॉकिंग, एंड देन आई डिडंट गिव, ऑब्वियसली आई न्यू कि ओवर द फोन कॉल कभी भी बैंक जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता। तो इट वाज CIMB बैंक इन मलेशिया। और जो सबसे बड़ा साइबर हाइस्ट जो हुआ था ना बैंकिंग के अंदर, वो भी इसके थ्रू ही, फिशिंग के थ्रू ही हुआ था। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से अराउंड $1.8 मिलियन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किए गए थे।
और वो फिशिंग के थ्रू ही हुआ था। और उनको बेसिकली बैंक के 2 एम्प्लॉयज़ को 2 ईमेल्स आई थी, और उन्होंने जब वो ईमेल्स को क्लिक किया था, की लॉगर इंस्टॉल हुआ था, उन्होंने टनलिंग की थी, और टनलिंग करने के बाद रातों रात विद इन 46 मिनट से 48 मिनट्स वो पूरे के पूरे $1.8 मिलियन जो थे वो सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश से फिलीपींस ट्रांसफर हुए थे, और वहाँ से फिर वो डिफरेंट ऑफशोर अकाउंट्स में राउट हुए थे। तो फिशिंग इज दैट मच डेंजरस। It's a very interesting field. You just connect the dots and you can उसने पहले की लॉगर इंस्टॉल किया, फिर उसने इंफॉर्मेशन गेन की उसके कंप्यूटर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने वो ट्रांसफर का एक्ट किया. So it's a very interesting field when you get to know about different scams and these attacks. Smishing भी इसके अंदर एक नाम है जो SMS के थ्रू किया जाता है. Wishing एक नाम है जो किसी वीडियो और उसके थ्रू किया जाता है. तो ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. द मोर यू गेट इनटू इट, और मज़ा भी आता है सीखने का, बिकॉज हम लोग इन अटैक्स के बारे में सीख के उनके काउंटर मेजर सोच रहे होते हैं, इनसे बचना कैसे है, कौन से टूल्स हैं जो हमें इन अटैक से डिफरेंट अटैक से बचा सकते हैं. सो व्हेन वी आर अवेयर ऑफ दोज, सो वी फील दैट सेटिस्फेक्शन कि वी आर सिक्योर. तो इस चीज़ का खैर इट्स अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड. वैसे मैम एक मिथ है, सिक्योरिटी तो वैसे एक मिथ ही है. सिक्योरिटी तो आप कभी भी कोई पैरामीटर जो कोई भी मेथोडोलॉजी लेते हैं, आपसे टाइम बढ़ा रहे होते हैं, हैकर को टाइम गेन कर रहे होते हैं. जो हैकर तो ट्राई करता रहता है, और एवरेज ऐसा ही है बिकॉज़ दे हैव गॉट देयर इंटेंट, दे हैव गॉट देयर पर्पस, तो वो तो करते रहेंगे अटैक. एवरी सिस्टम इज वल्नरेबल. से वो टाइम थोड़ा उसको मिल जाता है R&D करने की. जब वो R&D करता है, वो दोबारा आपके सिस्टम पे वापस आके अटैक करता है. मतलब इवन तो नासा जैसी जो लेबोरेटरीज हैं उनके ऊपर उनकी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं अकाउंट्स, याहू के अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं. ऐसा ही है. और लेकिन कोई टूल आपको सिक्योर नहीं करता. जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अपने टूल हैं और वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते. यू हैव टू सेल्फ कस्टमाइज और सेल्फ बिल्ड आपके टूल्स होते हैं. ऐसा भी है, ऐसे भी हैं बिल्कुल. अच्छा जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीक ह्यूमंस. हमें पता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन प्रोसेसेस बहुत सारी डिफरेंट जगहों के ऊपर है. तो अभी हमने 2 बातें की, प्रोसेस और प्रोडक्ट की. तो जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर डिज़ाइन प्रोडक्ट का वीक होगा या प्रोग्राम वीक किया जाएगा, असेंबलिंग वीक होगी उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन वीक होगी उसकी. ये बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो जहाँ पर भी लूप होल्स होंगे वहाँ एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस होंगे. जिसमें भी चाहे डिज़ाइनिंग में कोई वल्नरेबिलिटी रह गई है, प्रोग्रामिंग में कोई वल्नरेबिलिटी रह गई है, किसी बैकडोर को बंद नहीं किया गया, तो वहाँ पर अटैक के या ब्रीचेस के चांसेस ज़्यादा हैं. तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ ऑफ ह्यूमन टास्क. लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर. तो वीक ह्यूमंस सिर्फ वो नहीं है कि जो आपकी कंपनी में उस वक्त काम कर रहे हैं. वीक ह्यूमंस कुड बी द वंस हु हैव डेवलप्ड द प्रोडक्ट, और उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बहुत सारे स्टेप्स हैं. जहाँ पर भी वीकनेस या वल्नरेबिलिटी रह जाती है वहाँ पर इशू आ जाता है. वो आपका लूप होल है, वहाँ ब्रीचिंग हो सकती है, वहाँ अटैक्स हो सकते हैं. सो इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी के लिंक्स कहाँ पर ब्रीच हो सकते हैं. सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन की बात सिखाएगी है कि कैसे कैसे सिक्योरिटी और कहाँ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. आर यू अ वीक लिंक ऑफ योर सिस्टम? क्वेश्चन करते हैं तो आप अपने आप को असेस करते हैं. सो you are being assessed. Have you installed PGP or any other encryption software for your email client? PGP होता है Pretty Good Privacy Encryption Software है, जो जनरली ईमेल्स को सिक्योर करने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन देने के लिए उसको इंस्टॉल किया जाता है. इंक्रिप्शन कब दी जाती है? जब आपका डेटा हाईली सेंसिटिव होता है. ठीक है, तो जब हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, डेटा 2 किस्म का होता है, या तो इट्स एट रेस्ट या इट्स इन ट्रांसमिशन. ठीक है, अगर एट रेस्ट है, आपको लगता है कि एट रेस्ट इट्स सिक्योर विद द फायरवॉल्स और जो भी आपने सिस्टम अपना डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन ट्रांसमिशन में उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप कौन से टूल्स यूज़ करोगे? डिफरेंट टूल्स यूज़ करोगे. अगर आपको एट रेस्ट भी, स्टोरेज में भी उसकी इंक्रिप्शन चाहिए और एट ट्रांसमिशन भी उसकी इंक्रिप्शन चाहिए, तो आपके टूल्स क्या होंगे? दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. दिस इज व्हाट डिसीजन मेकिंग इज. आप डिसाइड करते हो कौन से कंट्रोल्स, कौन से मेजर्स कहाँ अप्लाई करने आपने. सो व्हेन दे हैव क्वेश्चनड यू, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड
whether you are a weak link in your system or not. मेरे एंड के ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे पीजीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इतनी सिक्योर इंडस्ट्री में काम नहीं करी जहां मेरी इंफॉर्मेशन एज सेंसिटिव क्लासिफाइड हो. But maybe when Jaleel is working in certain IT organization where he's involved in reforms committee के अंदर अगर वो काम करें, या अगर HEC PHAC की जिस तरह जिन्होंने बात बताई कि उधर क्या सिस्टम अपडेट होना चाहिए, किस तरह की नई चीज़ें जो है वो डिप्लॉय होनी चाहिए. सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ लिटिल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. उससे भी ऊपर चले जाएं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, दैट इज मोर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन. मिलिट्री की तरफ चले जाएं तो वो हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है. सो वी नीड टू डिसाइड कि ये इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर मुझे कहाँ अप्लाई करना है. सो आई थिंक मेरे लिए पीजीपी इंस्टॉल ना करना is not a big deal. I'm not a weak link, but maybe Arsalan, if he is working in a military system, तो उसके लिए he is a weak link if he's not applying PGP. ठीक है? So questions make you think. How often do you use the above encryption software to protect your personal emails? ये क्या करता है कि जब आपकी emails जाती हैं, आप send करते हो अपने client को या receiver को, तो उनको encrypt कर देता है. और फिर आपको पता है इंक्रिप्शन के लिए क्या यूज होता है, कीज यूज होती हैं, सिमेट्रिक कीज होती हैं, आपकी पब्लिक कीज होती हैं, सिमेट्रिक कीज होती हैं, वो सेम होती हैं आपके क्लाइंट के पास और आपके सेंडर के पास और रिसीवर के पास. पब्लिक की में होता है कि सेंडर जो है वो उसको बस इंक्रिप्ट करके भेज देता है, पब्लिक की जो है वो रिसीवर के पास होती है और वो उससे इंक्रिप्शन जो है वो डिक्रिप्शन में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है? सो ये इंक्रिप्शन की बात आ गई यहाँ पर कि क्या आप how often do you use those encryption softwares? एक इंस्टॉल करके अपने पास रख लेना is one thing, it's the basic thing. और फिर उसको यूज करना, that is another thing. पॉलिसी बन जाए, that is one thing. पॉलिसी से compliance हो रही है कि नहीं हो रही, that is another thing. ठीक है? So again, you're going to think whether you're weak link or not. Have you ever written some of your passwords down on paper or mobile phone to avoid forgetting them? It makes you think. If you have written, you are a weak link. Because हमें लगता है कि हमारी दराज में जो एक स्टिकी पैड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने अपने पासवर्ड्स लिखे हुए हैं या अपना कोई नंबर जो हमारा पासकोड है वो लिखा हुआ है तो वो किसी को पता नहीं चलेगा. But that's again an issue. It can be compromised, or especially when you are highly classified company worker, so you're always at risk. People would like to exploit because they can gain something out of you. So this is again something that makes you think whether you're a weak link or not. Are you sharing the same password over multiple sites? Jaleel, ऐसा ही है? Sorry ma'am, क्या कह रही हैं? Are you sharing the same password over multiple websites? Exactly मैम, इस तरह ही है और most of the people over us, क्योंकि remembrance का बड़ा issue है. Then you are a weak link. अचानक जहाँ बैंकिंग्स वगैरह है वहाँ के अलावा मैं तकरीबन मेरे जितने पासवर्ड हैं सारे सेम ही हैं. ठीक है. कभी किसी ने डिजिटल सर्टिफिकेट पढ़ा है जो अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर आता है कि ये सिक्योर है और आप इसके ऊपर जा सकते हैं? कभी उसको खोल के उसकी डिटेल पढ़ने की कोशिश की है किसी ने? जी मैम, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेब डार्क वेब का एसेट है. डार्क वेब में सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है वो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है. और इसको कभी किसी ने पढ़ा? इसके अंदर लिखा क्या होता है डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर? श्योर होता है मैम, उसके बाद उसका साइन किसने किया हुआ है, इसको एल्गोरिथम कौन सा फॉलो कर होते हैं, कौन सा एल्गोरिथम हो रहा है. ठीक है. और से है इंक्रिप्शन की कौन सी उसके ऊपर अप्लाई हुई हुई है. जी ठीक है. सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट बट वी जस्ट इग्नोर देम एंड वी जस्ट मूव फॉरवर्ड. अच्छा, हैव यू चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड ऑफ योर होम राउटर? ये भी इजीली हैक हो जाता है. बड़ी मजेदार चीज है. अक्सर लोग अपने नेबर्स का यूज कर रहे होते हैं. और मैम सबसे ज्यादा जो आपकी जो आपके सॉरी मैं कह रहा हूँ जो आपके जो ट्रैवलर्स होते हैं सबसे ज्यादा इसी से हैक होते हैं. ऐसा ही होती है. आपका भाई नेक्स्ट टू बंदा उसने हॉटस्पॉट बना के एक सेम नेम का फ्लोट किया होता है क्योंकि पब्लिक नेटवर्क होता है, लोग कनेक्ट होते हैं और वंस दे गेट कनेक्टेड पूरा लैपटॉप उनके कंट्रोल में होता है. ऐसा ही है बिल्कुल. और सबसे वाईफाई का तो बता दें किस तरह करना होता है. क्या
ये किस तरह करते हैं? हैक किस तरह करते हैं वाईफाई? ये जी चलिए, ये तो आप लोगों को मुझे सिखाना चाहिए, मैं बुढ़ापे में आपको ये कहाँ सिखाती फिरूंगी। ये तो चले मैं से आप, कोई बंदा इसके ऊपर भी करते प्रेजेंटेशन। हाँ इस पे कर दे कोई, वाईफाई हैक करना ना नेबर्स का। वाईफाई जैम हो सकता है, यूजफुल है ना ये। हो सकता है, डिपेंड कितनी करता है कि बुरी पासवर्ड बात है। कितना कितना स्ट्रांग लगाया हुआ है। हाँ अगेन वो पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर आ जाता है ना, कि आप कितनी जल्दी आपका सिस्टम जो है वो पासवर्ड क्रैक कर सकता है। अगर तो वो अक्लमंद है, उसने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना बनाया हुआ है तो ठीक है, इट वुड टेक टाइम। और अगर 4 पिन डिजिट रखा हुआ है, जो कि लोग आजकल नहीं रखते, मेरा पासवर्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जनरली लोग अपर लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और जो सिंबल्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को से पासवर्ड बनाते हैं। सो इट्स रियली हार्ड टू क्रैक। ठीक डेट है। ऑफ बर्थ, अबू का नाम, अम्मी का नाम, हाँ पासवर्ड का ये वाला जो पासवर्ड है ना, डिक्शनरी में से पासवर्ड मुख्तलिफ लिखा होता है। नाम, अपने पेट के नाम, ये क्रैक होने वाले होते हैं आराम से। वैसे मैंने मैम इस पर रिसर्च की थी। मैंने एक्चुअली अपनी समहाउ आई मैनेज टू गेट फादर नेम, बच्चों के नाम, उनके सब कुछ करके मेरे को फैकल्टी मेंबर्स का ना पॉपुलेशन साइज के अंदर तो 10 से 15 लोगों के मैंने गेट कर लिए, और फिर मैंने उनकी ईमेल आईडीज के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक्स किए थे। उन्हीं ईमेल उनके पास उन्हीं के इन्फॉर्मेशन के कम्बिनेशन से, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी उन्होंने उसी के कम्बिनेशन बनाए और उसने ब्रूट फोर्स अटैक किए थे। एंड द सक्सेस रेट वाज 72%। यही मैं आपको अब अभी आगे पासवर्ड क्रैकिंग के सक्सेस रेट्स लोगों के बताऊंगी, कि कितने बड़े बड़े डेटा सेट्स एक्वायर किए गए लोगों के पासवर्ड्स के, और कितनी आसानी से वो क्रैक किए गए पासवर्ड्स जो थे, बिकॉज दे वर जस्ट लेम पासवर्ड्स दैट कुड बी क्रैक्ड इन जस्ट 10 to 15 कंप्यूटर कॉम्पिटिशन्स। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आजकल आपकी की ही आपका पासवर्ड है। बहुत कम लोग हैं जो टू वे ऑथेंटिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं जनरली इस वक्त, क्योंकि सिंगल साइन ऑन की भी ऑप्शन अब है, तो आप बहुत सारा आपकी वेबसाइट जो है वो एक ही पासवर्ड से कनेक्ट हुई भी होती है। सो वन पासवर्ड इज कॉम्प्रोमाइज, तो आपके बहुत सारे अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ठीक है जी, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी दोबारा से देख लें क्या होती है। इन कॉन्फिडेंशियलिटी वी से दैट, मैम नमाज ब्रेक लेने जरा 5 मिनट की। हाँ आप ले लीजिए ब्रेक अभी 20 मिनट्स। 7:12 हो गए। ठीक है 20 मिनट्स की ब्रेक कर लें, उसके बाद वापस ठीक आते है हैं, मैम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें सेशन हम लॉग इन ही रहने देते हैं वाले। हाँ ऑन रहने दे, बेशक कनेक्टेड रहने दे, इसके ये ख़त्म नहीं होता। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग को पॉज कर देती हूँ। चलिए ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ऑलमोस्ट स्टार्टेड, यस इट्स रिकॉर्डिंग नाउ। ठीक है जी, तो इंटेग्रिटी में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अनऑल्टर्ड रहे, अनचेंज्ड रहे। कोई भी अगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज कर देता है, जब रिसीवर ने सेंड की और सेंडर ने सेंड की और रिसीवर को रिसीव होने से पहले अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है तो वो पता लग जाए, वी कैन डिटेक्ट कि इट्स एन ऑल्टर्ड इन्फॉर्मेशन। तो उसको अनऑल्टर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ कर लेते हैं, कि जिस सेंडर ने भेजी है वो अपने डिजिटल सिग्नेचर्स उस पर, जैसे हम फिजिकल सिस्टम्स के अंदर करते हैं, इसी तरह हम डिजिटल सिस्टम्स में क्या करते हैं कि हम लोग डिजिटल सिग्नेचर जो है इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच कर देते हैं, विच प्रूव्स कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अनऑल्टर्ड है। साथ हम हैशिंग के कॉन्सेप्ट, क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी आपकी डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू आप ये इंश्योर करते हो कि आपकी जो इंक्रिप्शन है, जो स्टार्ट में आपने जिस तरह की इंक्रिप्शन की थी एंड पे रिसीवर एंड के ऊपर, उसी तरह की डिक्रिप्शन के बाद वही इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो आप इंटेग्रिटी इंश्योर कर सकते हो। देन कम्स योर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जब भी आपको ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की तो वो इंफॉर्मेशन यूज़र तक अवेलेबल हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन के मैकेनिज्म्स या टूल्स जो है उनको यूज़ कर सकते हैं, कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर कोई ब्रीच या कोई अटैक नहीं है, कोई इंट्रूडर जो है वो एंटर होके आपकी इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर रहा। या हम यूँ कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपना जो डाटा है वो रिजाइड कर सकते हैं। अगर एक जगह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाती तो हम दूसरी जगह से उसको अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज हैं। DDoS अटैक जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो हैं, वो जनरली जो है वो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें यूजेबिलिटी का पहले भी हमने बात की कि यूजेबिलिटी होती क्या है।
सो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके ऊपर हम यूजेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन सिस्टम या सर्टेन प्रोडक्ट जो है उसको असेस कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, जैसे हमने पहले बात की कि ईजी है, जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, जो कंप्यूटर सिस्टम मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज ईजी टू यूज, और जो मैं इंफॉर्मेशन या जो मैं काम उससे करना चाहती हूँ वो करेक्टली वो कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो मैं अगर मेरा सिस्टम जिसको मैं यूज कर रही हूँ वो इजी है, मेरा जो काम है वो पूरा कर रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डेवलप होगा कि दिस सिस्टम इज यूजेबल फॉर मी। ठीक है, यूजेबिलिटी इसको कहते हैं मेरे ख्याल में, अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं। ठीक, इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है? एक तो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी हो गई जो ईज ऑफ यूज से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी इज अ कंप्यूटर सिस्टम शुड बी एक्सेप्टेबल टू द टारगेट ह्यूमन यूजर्स विद रीजनेबल कॉस्ट। मेरे लिए वो चीज तब यूजेबल होगी जब वो मेरी कॉस्ट रेंज में आती है, जब मेरी बाइंग पावर जो है वो उस चीज के साथ अलाइंड है, तो वो मेरे लिए यूजेबल है। अगर मैं, दिस इज इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी से रिलेट हो जाती है। जब मैं कोई चीज बाय नहीं कर सकती तो वो मेरे लिए यूजेबल ही नहीं है। ओके, देन कम्स रिकन्फिगरेबिलिटी या स्केलेबिलिटी जिसको हम बोल देते हैं, या मैनेज करना, या उसको बाद में, फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप पहले बाय कर लिया, उस वक्त मेरी इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी ये थी कि मैं लोअर जीबीज के साथ, हार्ड डिस्क के साथ, रैम के साथ उसको मैं बाय करती, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती। बट नाउ दैट प्रोडक्ट इज स्केलेबल। लेटर ऑन व्हेन आई गॉट मनी, तो वो क्योंकि प्रोडक्ट स्केलेबल है, रिकन्फिगरेबल है, तो मैं उसमें ये एक्स्ट्रा टूल्स जो हैं, हार्ड डिस्क है, एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, मैं ये उसमें इंसर्ट करके उसको रीस्केल कर सकती हूँ, उसको रीमैनेज कर सकती हूँ। So this is usability. This is again one sort of usability for me. So there are many different ranges. सिर्फ लेकिन generally हम जो usability को associate करते हैं वो ease of use से associate कर रहे होते हैं, या कितनी फायदेमंद है हमारे लिए उसकी usability जो है, कितना हमें फायदा देती है, हम उससे associate कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, सो सिक्योरिटी यूजेबिलिटी का डिलेमा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर हमने सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी तो समहाउ उसकी यूजेबिलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही होती है, खास तौर पे लार्जर सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत सारे यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं, और रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं, सिक्योरिटी की भी और यूजेबिलिटी की भी। ओके, और फिर हम जब CIA ट्राइड की जो तीनों चीज़ों को जब मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी रहे, उसकी इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहे, और वो जब चाहे अवेलेबल भी हो, तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर देन ऑब्वियसली यूजेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज अ बिट। आप ये यूजेबिलिटी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम लोग? द मोर यूजर्स आर गोइंग टू बी सिक्योरिटी फ्रेंडली, द मोर इजी थिंग्स आर गोइंग टू बी मैनेज्ड। जितना ज़्यादा हम वेल वर्स्ड होंगे विद द सिक्योरिटी सिस्टम्स, उतना ही ज़्यादा सिस्टम्स हमारे लिए यूजेबल होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी तो इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है व्हेन एवर द इंफॉर्मेशन इज सेट एज सेंसिटिव और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। जिस भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाटा क्लासिफाइड होगा, जिस भी कंपनी के अंदर फिजिकल सिक्योरिटी इंक्रीज्ड होगी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होगी, नेटवर्क सिक्योरिटी इज द मस्ट थिंग टू डू, वहाँ people have to be very very well versed with the security that is implemented. Only then there is going to be an alignment between security and usability. और अगर हम ये अवेयरनेस, ये ट्रेनिंग नहीं लेते, अगर हम वेल वर्स्ड नहीं है उस सिक्योरिटी के लिए, तो देयर इज अ डिलेमा बिटवीन सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, और शुड आई गो फर्दर? ठीक है, चलें। जी मैम, क्लियर है सारा ये। ठीक है, अच्छा, पासवर्ड्स की हमने पहले भी बात की, हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहे। आप चूंकि ये स्लाइड्स में है तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्विक गुजारूंगी। सो पासवर्ड्स का डिलेमा क्या है? पासवर्ड्स जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हम बात करें
कि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन्स वी कंसिडर कि ये सिक्योर हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, दे आर हार्ड टू रिमेंबर नाउ। ठीक है, अगर पासवर्ड ज़्यादा यूजेबल हैं, ईजी टू रिमेंबर हैं, तो वो वीक हैं, वहाँ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंड नाउ इफ आई हैव टू use a strong password but I cannot remember it, then I'm going to write it down. Again, security breach हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। कैप्चा के साथ क्या प्रॉब्लम थी? कैप्चा, अगर मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड कराएं, होप आप सब इस पे बहुत क्लियर हैं। आप जब आजकल डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक छोटा सा एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होता है आई एम नॉट अ रोबोट, और उसके साथ लिखा हुआ होता है छोटा सा चेक बॉक्स होता है, आपने उस पर क्लिक करना होता है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है, और साथ उसके नीचे एक छोटी सी टेक्स्ट फील्ड दी हुई होती है जिसके अंदर उसने जो पिक्चर के अंदर एक नंबर या कैरेक्टर्स कोई दिए हुए होते हैं, अगर स्मॉल हैं लेटर्स, लोअर केस लेटर्स हैं या अपर केस लेटर्स हैं, तो आपने उसी फॉर्मेट के अंदर उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर उनको टाइप करना होता है। दिस इज कैप्चा। ठीक है, कैप्चा क्या करता है, टू वे ऑथेंटिकेशन दे रहा होता है। एक तो आपने क्लिक किया, ये बेसिकली वेबसाइट के ऊपर जो स्पैमिंग आती है ना, नेटवर्क ट्रैफिक एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ये यूजुअली मशीन्स करती हैं। ठीक है, एकदम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट का फ्लो चला जाता है नेटवर्क पे, और साइट जो है वेबसाइट पे चला जाता है, साइट डाउन हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए, स्पैमिंग को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने टू वे ऑथेंटिकेशन बना दी है कि एक तो लॉगिन और पासवर्ड तो आपका जाता ही जाता है, उसके ऊपर साथ में ये कैप्चा की ऑप्शन भी डाल दी है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट चेक बॉक्स और साथ आप वो टाइप करते हैं, तो ये टू वे ऑथेंटिकेशन होगी आपकी टू एंटर दैट वेबसाइट, टू स्लो डाउन द ट्रैफिक। ठीक है, अब कैप्चा का प्रॉब्लम ये हो गया कि जब वो बड़ा स्ट्रांग होता है, आप ये पिक्चर देख रहे हो, इट्स हार्डली रिकग्नाइजेबल। ये बड़ा स्ट्रांग हो जाता है अगर, तो ह्यूमंस के लिए इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। और अगर बड़ा इजी हो जाता है, आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नो मैम, मैंने तो शेयर की भी है। दिस इज स्ट्रेंज, इस पे आ भी रहा है कि शेयर हुई भी है। दोबारा करूं? अब आ रही है मिस। अब कैसे आ रही है? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। नहीं, अब आना शुरू हो गई है। पीडीएफ फाइल आ रही है जी, सिक्योरिटी यूजेबिलिटी, हाँ, डिलेमा एग्जांपल्स, वो वाला है ना पेज। हाँ, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप कैसे आ गई? पता नहीं, पहले नहीं आ रही थी। That's strange. चले, मैंने इससे पहले आपको ये जो बताया है, ये साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी हमने डिस्कस किया था कि इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, और बस अभी मैं इसके ऊपर आई हूँ, कैप्चा के ऊपर और पासवर्ड्स के ऊपर। अब तो नजर आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा, ये कैप्चा, अगर इसकी हम बात कर रहे थे कि अगर जिस तरह ये इस वक्त इसकी एक एग्जांपल दी हुई है साथ में, अगर ये बहुत स्ट्रांग है तो ह्यूमंस के लिए सॉल्व करना मुश्किल है, अगर इजी है तो मशीन्स के लिए रीड करना आसान है। ठीक है, तो इसके भी बड़े डिफरेंट किस्म की डिलेमा है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व किए गए हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड, हाउ मेनी पासवर्ड्स आर देयर? सबसे पहली चीज थी 4 डिजिट पिन्स, जिनको हम बोलते थे, या 6 डिजिट पिन्स होते थे। सिंपल 2 raised to the power 13 कंप्यूटेशंस के अंदर कंप्यूटर इसको सॉल्व कर लेता है, जबकि रीसेंट कंप्यूटेशन पावर जो है दैट इज अप टू 2 raised to the power 55 कंप्यूटेशंस, जिसमें कंप्यूटर जो है वो पासवर्ड्स क्रैक कर सकता है। अभी इतने स्मार्ट कंप्यूटर्स बन चुके हैं, बल्कि अब शायद इससे भी ज़्यादा हो गया हो। तो ये स्टैटिस्टिक्स अराउंड 2019 के हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे पासवर्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, फॉर एग्जांपल लोअर केस लेटर्स हैं, सिर्फ लोअर केस लेटर्स, और 7 कैरेक्टर लेंथ है पासवर्ड की, तो 26 लेटर्स होते हैं, 26 raised to the power 7। कंप्यूटेशन कितनी अप्रोक्सीमेटली चाहिए? 2 raised to the power 33। स्टिल इट्स क्रैकेबल। फिर आप उसके अंदर थोड़े से डिजिट्स ऐड कर देते हैं, डिजिट्स ऐड करने के साथ आप 7 कैरेक्टर्स उसके अंदर ऐड कर देते हैं। डिजिट्स ऐड कर दिए तो 0 to 9 डिजिट्स होते हैं ना, तो 10 डिजिट बन गए। और लोअर केस लेटर कितने बन गए? 26।
तो 26 plus 10, 36 raised to the power what, how many length, how much length, 7 characters. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता पावर जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे आप कॉम्बिनेशंस इंक्रीज करते चले जाते हैं. सो नाउ अब जो हम कर रहे हैं अक्सर जो यूज कर रहे होते हैं लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर्स प्लस डिजिट्स यूज कर रहे होते हैं, और जनरली वेबसाइट्स कहती हैं कम से कम स्ट्रेंथ आपकी 10 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए. सो जैसे ही आप ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं कंप्यूटेशनल पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो पासवर्ड्स इतने डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं. ऑब्वियसली कम स्ट्रेंथ के साथ जो पासवर्ड्स हैं क्रैक करना बहुत आसान है, जो विद स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ हैं उनको करना बहुत मुश्किल है. इट टेक्स टाइम. ये सिंपल चीज़ें हैं. अच्छा, पासवर्ड क्रैकिंग 1979 से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्हें दी है. देयर आर लॉट्स ऑफ, मैं आपसे ये शेयर करूँगी, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो मुख्तलिफ टाइम्स में, यू नो इट्स अ वेरी ओल्ड पेपर 1979 की ये रिसर्च है. सो देयर आर मेनी ओल्ड पेपर्स दैट आर अवेलेबल. कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल ये 1979 के तो 1990 की है, यू कैन सी कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम things have improved, modified, changed. ये this is talking about password security, a case history. अब 1979 की रिसर्च से ये कलेक्शन की गई है डेटा की. इन अ कलेक्शन ऑफ 3289 पासवर्ड्स, एक डेटा सेट था 3289 पासवर्ड्स का. उसको जब एक्सप्लोर किया गया तो पता लगा कि 15 वर अ सिंगल आस्की कैरेक्टर्स. उसमें से 15 ऐसे पासवर्ड से 72 ऐसे थे जिसमें से स्ट्रिंग्स यूज की गई थी 2 डिफरेंट आस्की कैरेक्टर्स की. फिर 464 वर स्ट्रिंग्स ऑफ 3 आस्की कैरेक्टर्स. एक और रिसर्च जब मूव हुई उसमें 15,000 पासवर्ड्स का डेटा सेट लिया गया. जब उसको क्रैक किया गया तो 25% वर क्रैक्ड विद इन 12 CPU months. 21% were cracked in the first week. And 2.7% were cracked within the first 15 minutes. जलील, आपने भी किए थे ना कुछ पासवर्ड्स क्रैक इन फ्यू मिनट्स, तो किस किस्म के वो पासवर्ड्स थे? पिन थे? डिजिटल पिन्स थे? जलील कहीं बिजी हैं, चले कोई बात नहीं. जनरली डिजिटल पिन्स जो होते हैं वो जल्दी क्रैक हो जाते हैं. फिर 2005 के अंदर 142 रियल यूजर पासवर्ड्स का डेटा सेट लिया गया एंड देन दे वर क्रैक्ड. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी उसकी चेक की गई और उनको क्रैक करने की कोशिश की गई. 2013 में 16,449 हैश्ड पासवर्ड्स थे. हैश्ड पासवर्ड्स, एनक्रिप्टेड पासवर्ड्स थे. 3 ट्रैकर्स, पासवर्ड क्रैकर्स जो हैं ह्यूमंस, वर गिवन 16,449 हैश्ड पासवर्ड्स and the best of them was able to crack 90% of the passwords. Cracking algorithms थे. All passwords are considered harder ones because they are what remained uncracked in a much larger database of leaked password. इस डेटा सेट में वो वाले पासवर्ड्स इंक्लूड किए गए थे जो कि बाकी कंप्यूटेशंस के अंदर इससे पहले जितनी कंप्यूटेशंस हुई थी उसमें क्रैक नहीं हो पाए थे. और इसके अलावा 50% ऑफ द पासवर्ड्स वर क्रैक्ड विद इन अ फ्यू आवर्स. ठीक है, सो दिस इज अ डिलेमा ऑफ पासवर्ड. क्या कोई सॉल्यूशंस हैं? जब पासवर्ड का प्रॉब्लम आना शुरू हुआ तो सॉल्यूशंस दे दिए गए ग्राफिकल पासवर्ड्स के अंदर. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आगे इसलिए कर रही हूँ कि हम बात में इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो टेक्स्ट की तरफ इतना जाने की जरूरत. एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी गई, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा है ग्राफिकल पासवर्ड्स. किसी को पता है ग्राफिकल पासवर्ड्स कैसे यूज हो सकते हैं? एनी आइडिया? जी मैम, डिफरेंट पिक्चर्स होते हैं, उनके डिफरेंट कम्बिनेशन आप स्टोर करवा सकते हैं. पिक्चर्स की ओरिएंटेशन स्टोर करवा सकते हैं, पिक्चर्स की सीक्वेंसिंग स्टोर करवा सकते हैं. देयर मल्टीपल पेपर्स और बड़ा रिसर्च है इसके ऊपर.
ग्राफिकल पासवर्ड किस तरह मल्टीपल मोनोग्राम मतलब मल्टीपल पिक्चर्स हैं, किसी को अब 2 पिक्चर्स हैं, एक को मोनोक्रोम में ले लें, एक को CYMK में ले लें, एक को वैसे ले लें, उनके कॉम्बिनेशंस करवा लें। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज फॉर दिस। There are many possibilities. आप लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस क्लिक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आप डिफरेंट फेसेस ले सकते हैं लोगों के और उसके कॉम्बिनेशंस याद कर सकते हैं, बिकॉज ये विजुअल होता है तो इट्स इजियर टू रिमेंबर। ठीक है, इसको भूलना जो है वो इतना आसान नहीं होता। जैसे कि लाइक आप किस तरह स्ट्रॉन्गर पासवर्ड रखें। मैडम जो विंडोज 8 ही विंडोज 10 के अंदर था, उन्होंने एक ऑप्शन दी थी कि आपने अगर पासवर्ड पिन में नहीं रखना, आपने कैरेक्टर्स में नहीं रखना, तो आप इमेज आप कोई सी भी स्टेक करके उसमें कोई सी भी 3 पॉइंट्स स्टेक कर लें और उसके बाद आपका पासवर्ड ऑन होगा इमेज को लेकर। ऐसा ही है। तो वही जॉनसन एक विंडोज नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। उसमें ऐसा है, ग्राफिकल पासवर्ड का एक जो थोड़ा इशू जरा ज्यादा नोट किया गया वो ये था कि शोल्डर स्निफिंग से, सर्फिंग से इट्स इजियर टू गेट और क्रैक। कोई भी आपके पास खड़ा है, आप 3 पॉइंट्स क्लिक करते हो या एक कॉम्बिनेशन क्लिक करते हो तो इट्स इजियर टू रिकग्नाइज देन अ टाइप्ड पासवर्ड। तो ग्राफिकल पासवर्ड्स का ये इशू था। प्लस इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, अभी जिस तरह आपने भी कहा, जलील ने भी कहा कि बड़े कॉम्बिनेशंस हैं डिफरेंट ग्राफिकल पासवर्ड्स के। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि ग्राफिकल पासवर्ड होता क्या है, वो ये है कि आप डिफरेंट मैं आपको दिखाती भी जाऊँ साथ साथ, कि आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड्स को असेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल पासवर्ड की कुछ क्लासिफिकेशंस थी। एक तो है ड्राइंग बेस्ड पासवर्ड, आप ड्रॉ कर सकते हैं जल्दी से अपना पासवर्ड। ठीक है, आपने कोई जिस तरह ड्राइंग बेस्ड पासवर्ड आपके पैटर्न्स बने हुए हैं आपके मोबाइल में भी, क्योंकि वो कनेक्ट द डॉट्स हैं तो वो इजी है टू ड्रॉ। ठीक है, वो पैटर्न पासवर्ड है जिस तरह आपका, इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्राइंग बेस्ड पासवर्ड, लेकिन दैट इज अ पैटर्न पासवर्ड, लेकिन दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो वो सीधी लाइन ही ड्रॉ करता है, तो आप उसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, छोटी मोटी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देन लोकेशन बेस्ड ग्राफिकल पासवर्ड्स, एक तस्वीर है आपके पास, आपने उसकी पॉइंट्स जब आपने सेट किए तो आपने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर क्लिक किया तो वो लोकेशन बेस्ड पासवर्ड बन जाते हैं आपके। रिकग्निशन बेस्ड पासवर्ड्स, आपके पास कुछ फेसेस की, कुछ पैटर्न्स की तस्वीरें आ जाती हैं, आप उन पैटर्न्स का एक अपने क्लिक का एक वो कॉम्बिनेशन बना लेते हो कि पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे, फिर इस पे, 4-5 क्लिक्स का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हो, 7-8 क्लिक्स का, जितना आपने डिसाइड करना है आप उस पर क्लिक करते हो तो आप एंटर हो जाते हो। फिर हाइब्रिड ग्राफिकल पासवर्ड्स हैं आपके पास, इनको भी हम देखते हैं। ठीक है, ड्राइंग बेस्ड पासवर्ड, जैसे आपने जल्दी से इसके अंदर कुछ यूं करके कुछ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, this paper was published in 1999 and it was awarded as best paper and best student paper award to the design and analysis of graphical passwords. Okay, so he designed के ग्रिड के अंदर किस तरह से आप कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करके अपना पासवर्ड जो है वो कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देन कम्स पास पॉइंट्स, अगर आप गौर से देखो, आई होप कि आपको नजर आ रही हो, ये पॉइंट नंबर 1 है, this is point number 2. I'll just zoom it for you. आपको क्लियर है? दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। तो आपने अपना पासवर्ड सेट करने से पहले सोच लिया कि मैंने फर्स्ट पिलर पे क्लिक करना है, फिर मैंने ये लास्ट पिलर पे क्लिक करना है, फिर मैंने ये लास्ट शेड के ऊपर क्लिक करना है, स्विमिंग पूल में कुछ है उस पर क्लिक करना है, और ये जो यहाँ एक पूल के पास बंदा नजर आ रहा है मैंने इस पर क्लिक करना है, तो मेरा पासवर्ड सेट हो जाएगा। ओके, सो ये क्लिक बेस्ड जो पासवर्ड्स हैं ये भी आप ग्राफिकल पासवर्ड की एग्जाम्पल थे। ठीक है, पास फेसेस एंड डिजावू, डिजावू भी पैटर्न्स की एग्जांपल है। पास फेसेस जैसे है, जैसे आपके पास डिफरेंट फेसेस आए,
इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि जनरली इसका क्रैक करने का एक बड़ा कॉमन सा तरीका है कि जनरली लोग अपनी रेस या अपनी स्टाइल से रिलेटेड जो हैं उनके लोगों के फेसेस चूज करते हैं टू मेक श्योर कि उनको वो रिमेंबर रहें, दे कैन मेमोराइज देम, बट दैट वाज जस्ट वन थिंकिंग कि हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं. सो पास्ट फेसेस एंड डेजा वू इज बेसिकली डिफरेंट पैटर्न्स. इनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर आप क्लिक करके अपना ग्राफिकल पासवर्ड चूज कर सकते हैं. आई होप कि ये क्लियर है. ठीक है, इसका एक अलर्ट उन्होंने दिया है, यूजर चॉइसेस आर नॉट रैंडम, so user tend to choose faces of beautiful women or of people in their own races. ठीक, तो this is something कि जहां से पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है. डिक्शनरी अटैक कम्स बैक. ये वही पिक्चर है जिसके ऊपर क्लिक किया गया था. सो डिक्शनरी अटैक क्या होता है कि you learn about the hotspots or the click points. You make a dictionary of it, that how many times where it was clicked, the graphical picture was clicked. ठीक है, and it is harvested from a set of human users. तो आपने जब अपनी एक डिक्शनरी डेवलप कर ली कि कहाँ कहाँ क्लिक हुआ है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको क्रैक कर सकते हो पासवर्ड को. मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो आपका, आप कह सकते हो कि यहाँ कहीं आपका माउस घूमा है या यहाँ कहीं आपका माउस घूमा है, तो ऑन दी एवरेज आप एक पॉइंट यहाँ पे गेस कर लेते हो. ठीक, फिर आपका ये देखो इस तरफ आप कहते हो कि यहाँ ज्यादा क्लिकिंग हुई है. फिर ये शेड की साइड के ऊपर ये पॉइंट जो है ये ज्यादा डार्क है, देन दिस पॉइंट इज मोर डार्क. अभी इसके ऊपर नहीं आया. सो समहाउ यू मेंटेन दैट डिक्शनरी वेयर यू सी के इधर से जो है इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा क्लिक किया गया है, तो इट्स मोर रिकॉग्नाइजेबल. 16% passwords cracked using a dictionary of less than 2 raised to the power 31.4 entries. So it was crackable. बहुत पहले की बात है, 2008 की. It's still a chance. अब तो बहुत ज़्यादा improve हो गई है computer learning. Okay, so these are again वही वाली चीज़ें कैप्चा की. अच्छा, कैप्चा की बात अगर हम करें तो ऑलरेडी अब तो बड़ा इम्प्रूव्ड कैप्चा है. वी कैन रिकग्नाइज के जो कैप्चा की लेटर्स दिए जाते हैं, दे आर एट फार डिस्टेंस, और उनके पीछे जो पैटर्न्स हैं वो ह्यूमन आई के लिए कैप्चर करना आसान है, इंस्टेड के मशीन उसको रीड करे. पोजिशनिंग भी उसकी थोड़ी सी इस तरह से दी हुई होती है कि हम लोगों के लिए रीड करना आसान होता है, लेकिन मशीन के लिए रीड करना मुश्किल होता है. बट इससे पहले व्हेन इट वाज इवॉल्विंग, so sometimes in some places it was easier for human to detect but hard for machine. लेकिन sorry, the other way around, it was easier for machine to detect, लेकिन humans के लिए वो मुश्किल होता था बहुत ज़्यादा. I'll show you this example. ये चाइनीज बैंक ई-बैंकिंग लॉगिन का वेब पेज था, और I don't know if you will be able to recognize something here. ये captcha है. It was very difficult to recognize, even though I'm directly seeing my screen. It's very difficult to recognize it. I can see some Y here and Z here, and something is here and something is here. That's not really recognizable. So it's 9, Y, B, and Z. So when it was evolving, it was really difficult to understand कि ये कैप्चा क्या कह रहा है. Okay, so this is how security acts, disturbs usability. So people who would go for e-banking at that time, they would find it very difficult to use these online services because of these two-way authentications. अगेन इसमें इसकी चाइनीज साइट है, चाइनीज से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे काम. इनपुट द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द अबव कोड. दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल. सो व्हाट दे डिड वाज कि आप इस कोड को देखें, इसका जो रिजल्ट निकलेगा एज अ कैप्चर, यू हैव टू एंटर दैट कोड. दिस वाज रियली डिफिकल्ट ऑब्वियसली. Again, these are different
वर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ कैप्चर्स। ठीक है, सो बेसिक चीज हमें पता लग गई है। अच्छा, कैप्चर आप में से शायद ही किसी को पता हो कि कैप्चर का व्हाट इज कैप्चर किसका एक्रोनाइम है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, दिस इज वन थिंग। ठीक है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये कंप्यूटर्स और ह्यूमन को का डिफरेंस फाइंड करने के लिए कैप्चर की एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की गई है। It was proposed to fight against automated programs abusing web resources, for example, spamming. So you tell that I am a human, so you just click on that authentication, जो checkbox है जिसपे आप you verify करते हो that I am not a robot who's going to enter into this system and going to spam this website. So this is what capture is: completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. So different इसके नाम हैं, ट्यूरिंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ह्यूमन इंटरैक्टिव प्रूफ भी बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन कोड भी बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स दैट वी गिव टू कैप्चर। तो जो इसमें अच्छा कहाँ कैप्चर यूज होता है, देयर आर मेनी वेबसाइट्स जो कैप्चर को इस वक्त यूज करती हैं। सो वट एवर वॉज इम्पॉर्टेंट हेयर मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको इसके अलावा स्लाइड, मैंने अभी तक इस दफ़ा मैंने LMS के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं कर पाई, आई वॉज रियली बिजी दिस वीक, so I'll share these slides with you. There are lots of things जो अगर आप खुद भी सीखना चाहो इसके अंदर तो वो हैं, या they can link you with that. Another important thing जो मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँगी, there are many courses। देखो जब मास्टर्स लेवल के ऊपर आते हैं तो एक लेवल तक हम लोग, I believe के मास्टर्स लेवल के अंदर हम डिस्कशन के साथ चीज़ें जो हैं या एक दूसरे के साथ मिलकर टूल्स के ऊपर काम करें। हम स्लाइड्स इज, आई डोंट थिंक इट्स वेरी good interactive learning tool. It's just one person saying something and the other person learning. So interactive इसलिए हम जब मैं क्लास भी स्टार्ट करती हूँ, I try to begin it with a little chit chat, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो बातों बातों में ही सीख जाते हैं। हमने यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम्स थे या ये किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, हमने शुरू में जो बातों में सीखा, आई डोंट बिलीव कि इतनी सारी स्लाइड्स पढ़ के कुछ खास उसके अंदर हमने कोई नई इनोवेटिव सी चीज़ सीखी होगी जो हम डिस्कशंस के थ्रू सीखते हैं। मोर और लेस हमने डिस्कशन में यही सारी बातें की थी, पासवर्ड्स क्या होते हैं, कैप्चा किस तरह इंट्रोड्यूस हो गए, किस तरह का वो मुश्किल है, किस तरह पासवर्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज बना सकते हैं, इंक्रीज करेंगे तो वो कैसे जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू क्रैक, और सिक्योरिटी इंक्रीज कर दें अगर बहुत ज़्यादा तो यूजेबिलिटी पे कैसे इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे यूजेज के हवाले से, किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के हवाले से, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के हवाले से, किसी फिजिकल स्पेस को यूज़ करने के हवाले से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आपके एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। दे वुड रादर लाइक टू बाईपास दैट सिक्योरिटी सिस्टम, बिकॉज वो इतना ज़्यादा उनको तंग कर देगा कि वो उसको खुद ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट वुड बी वेरी टफ। अगर आप हर रोज या दिन में 2 दफ़ा उनको अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेंगे, पीपल वुड रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या मुसीबत है, अभी तो मैंने पासवर्ड चेंज किया है। सो देयर इज अ टाइम लिमिट विच यू शुड सेट, कि आपने कभी उनको रिमाइंडर भेजना है कि आप दिस इज अ टाइम दैट यू चेंज योर पासवर्ड, दैट हैज टू बी सेट टू एटलीस्ट 15 days, 10 days, मे बी 30 days, आफ्टर अ मंथ पासवर्ड चेंज का रिमाइंडर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है कि अब इट्स द टाइम दैट यू चेंज योर पासवर्ड। बट इफ इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रीक्वेंट तो पीपल वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड। आप एक कमरे के अंदर नहीं जा सकते, इस कमरे में आप नहीं जा सकते, आज जा सकते हो या 2 दिन नहीं जा सकते, वो अजीब सी जो सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क। ओके, तो कॉन्सेप्ट यही था सिंपल, जो बात में समझ में आ जाता है हम लोगों को। ओके, जो मैं आपको एक और बात कहने लगी थी वो ये है कि कोर्सेरा और एडेक्स आर मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज वेबसाइट्स। बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं। MS लेवल के ऊपर हम लोग एक सेट पैटर्न के ऊपर लर्निंग नहीं कर सकते, वी हैव टू बी डायनेमिक, वी नीड टू एक्सप्लोर मोर।
और वो हमें एक्सप्लोर करना आना चाहिए। सो देयर आर डिफरेंट कोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल हैं कोर्सेरा के ऊपर और एडेक्स के ऊपर, यूडेमी के ऊपर भी हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारे। और आजकल क्योंकि पैंडेमिक की वजह से उन्होंने अपने और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो फ्री किए हैं जो जनरली पेड होते हैं। अच्छा, कोर्सेज यहाँ पर पेड होते हैं, फ्री भी होते हैं, सेम कोर्स फ्री भी है और पेड भी है। कैसे? अगर आपको उसका सर्टिफिकेट लेना है, डिजिटल सर्टिफिकेट लेना है, तो आपको पे करना पड़ता है उनको अराउंड $49-50, इट गोज अप टू $400, डिपेंड करता है कोर्स किस किस्म का है। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना, लर्निंग आपके पास होगी, रिसोर्सेज आपके पास होंगे, आप सब कुछ उसके ऊपर कर सकते हो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, फॉर एग्जांपल आई ऑल्सो कीप ऑन लर्निंग थ्रू दोज कोर्सेज। क्या होता है, आपकी टर्मिनोलॉजीज रिवाइज हो जाती हैं, आपकी वोकैबुलरी रिवाइज हो जाती है, जो नए प्रोसेसेस, नए टूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नॉलेज में भी अब इट्स 4 to 5 years old. I need to refresh myself, refresh my knowledge. So I just enrolled in a course. I'm doing it from University of London. और मेरा जो वो कोर्स है वो 2019 में बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स डेवलप हुआ हुआ है। जितने रिसोर्सेज हैं उसमें, जितनी एग्जांपल्स हैं, वो लेटेस्ट सिक्योरिटी ब्रीचेस के ऊपर हैं, लेटेस्ट टूल्स के ऊपर हैं, कैसे वो ब्रीच जो है वो काउंटर की गई। सो आई कीप लर्निंग फ्रॉम देयर। 4 से 5 हफ्ते का कोर्स होता है, दिन में यू कैन गिव 1 or 2 hours. It is going to refresh your work. So I'm not just suggesting it for you for my subject. You can use it for any subject. किसी भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है, आप वीक हैं, आपको लगता है कि आपको यू नीड टू लर्न मोर, आपको क्लास में उस तरह से समझ नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन दैट कोर्स। रिसर्च मेथड्स के ऊपर कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा, कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए। तो आप आई वुड हाईली रिकमेंड। एक वेबसाइट है यूके की, ICSI यूके बेस्ड है, वो नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्सेज करवा रहे हैं, और मैंने भी उस पर पढ़ने की कोशिश की है, समझ से नहीं आई लेकिन कोशिश की है। तो उस पर आप कोई मतलब सिक्योरिटी कोड है, उसको देने के बाद आप उसको उसके क्विज़ेस वगैरह देके आप डिजिटल सर्टिफिकेट उससे अवेल कर सकते हैं। आपको कोर्स कोड मिला हुआ है उसका? वो मैम वो जुगाड़ लगाया था। अच्छा, शाबाश। तो वो अब वो मैं शेयर कर लूंगा उससे, जो भी सिक्योरिटी कोड है उसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, तो वो आप कोर्स अगर पूरा पढ़ के आप देना चाहें वो भी है, तो आप क्विज़ेस दे सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी पे है जी, नेटवर्क सिक्योरिटी पे, नेटवर्क सिक्योरिटी पे अवलीद? जी मैम, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो वो अच्छा, और कौन सी वेबसाइट है? ICSI.co.uk। ठीक है, .co.uk, इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, सही। तो इस पे आप मतलब जाके सीख भी सकते हैं और क्विज़ वगैरह देके आप सर्टिफिकेट भी अवेल कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। मेरा भी एक कोर्स है जो हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कोर्सेरा के ऊपर है, एंड आई एम इन वीक 2 ऑफ दैट कोर्स। तो दिस इज समथिंग, यू नो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च से रिलेटेड ही कोई चीज़ सीखना चाहते हो, तो आपको ये कोर्सेज बहुत हेल्प करते हैं। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपनी लर्निंग जो है इन उसके थ्रू ज़रूर करो, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो इस वक्त? मैम, जो फर्स्ट रैंसमवेयर अटैक हुआ था ट्रोजन का, वो कब हुआ था? आइडिया? कौन सा अटैक? ट्रोजन का फर्स्ट रैंसमवेयर अटैक जो उनका था वो कब हुआ था? आई थिंक समवेयर इन 1974 के, उससे भी पहले। जब मैं कोर्स पढ़ा था उसमें वो पूछा था, क्विज आया था, तो वो गलत हो गया था, उस पर सही आंसर नहीं बताते, लेकिन बस वो गलत हो गया था, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन किया। अच्छा, मैंने एक इसको खैर सर्च भी किया जा सकता है, डजंट मैटर, गूगल आप कर सकते हो एग्जैक्ट डेट के लिए, तो हम उसको अभी तो एजम्पशंस ही दे रहे हैं।
मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में, अरफा करीम टावर में हुई थी। इट वाज अ सेशन जिसमें काफ़ी डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डिफरेंट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के जो हैं वो आए थे, PITB से भी लोग आए थे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए थे। सो एक बड़ी मज़ेदार एग्जांपल उसके अंदर जो उनके नाम मेरे जहन से एकदम निकल गया, जाफरी साहब हैं, उनके साथ डिस्कशन हुई थी। सो व्हाट ही सेड वाज कि सबसे पहला जो वायरस अटैक था या जो वायरस डेवलप किया गया था वो एक पाकिस्तानी ने डेवलप किया था। अब वायरस उसको किस तरह से कहा जाता है, वायरस क्या करता है कि वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। सो व्हाट ही मेंशन्ड वाज कि USA के अंदर एक पाकिस्तानी रिसर्चर थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। उन्होंने कोई प्रोग्राम डेवलप किया और उस ज़माने में फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। सो वो प्रोग्राम जो था उन्होंने फ्लॉपी डिस्क के ऊपर कॉपी किया और किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर लिया because he wanted that. What friend did was he made multiple copies of it and he started selling that program. So he was really annoyed by this thing कि ये इस किस्म की सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई जबकि मेरा ये काम था और उसने अपने नाम से जो है इसको आगे सेल आउट कर दिया इस चीज़ को। The next program which was the enhanced version of that सिस्टम विच ही मेड, जब उन्होंने वो उसको डेवलप किया तो साथ ही उन्होंने एक छोटा सा एक और प्रोग्राम उस फ्लॉपी डिस्क के अंदर अटैच किया कि जो जैसे ही फ्लॉपी से फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम कॉपी होगा या इंस्टॉल होगा तो फ्लॉपी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाएगी, खुद से वो प्रोग्राम रन होगा और फ्लॉपी अनयूजेबल हो जाएगी, दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू हिम जब ये कोई और वो जैसी इंस्टॉलेशन होती है तो वो फ्लॉपी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। सो अकॉर्डिंग टू हिम दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वाज रन इन अ कंप्यूटर एंड दैट वेंट इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एंड पीपल वुड रियली लाफ एट इट कि अच्छा जी पाकिस्तानियों ने अपना फिर से सेहरा जो है वो सर पे ले लिया, बट दैट वाज एक नौयत उसकी डिफरेंट थी। मे बी नॉट अ ट्रोजन हॉर्स इज बीन मेड बाय अ पाकिस्तानी और उसका अटैक जो है वो नहीं हुआ होगा पाकिस्तान से या कुछ इस तरह से, जो फर्स्ट वायरस अटैक है, बट दैट वाज द फर्स्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो एक पाकिस्तानी ने लिखा था, वो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर अप्लाई किया गया था। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, बट आई वुड रियली लाइक टू नो कि फर्स्ट ट्रोजन अटैक कब हुआ था। गूगल तो बता रहा है कि 1989 में तकरीबन 20,000 इन्फेक्टेड डिस्क हुई थी। हाँ देखो, I told you right, it's around 1975. A program called Animal released in 1975 is generally considered the world's first example of a Trojan attack. जी बिल्कुल ठीक है। So I remembered it from some meeting, कुछ डेट 1974-75 की मुझे उससे याद थी। ठीक हो गया। अच्छा, लेट मी क्विकली रिवाइज जो हमने आज बात की है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का मिड है नेक्स्ट वीक जो हमने पढ़ा है, इसमें से आई वुड रियली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके MCQs बेस्ड होगा एक तो, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे ही MCQs बनाऊंगी जो हमने ऑलरेडी जनरली क्लास में बातें की हैं। सो कोर्स इज कवर्ड इन दैट, जो हमने कोर्स अभी तक मिड से पहले वाला पढ़ा है। उसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे ही मुझे आप लोगों की तरफ से वो फाइल संडे को इमरान सेंड कर देंगे तो मैं आपकी स्केड्यूल करके आपको टाइम से बता दूंगी कि किसकी प्रेजेंटेशन है पहले। सो अगर जलील इज़ ऑलरेडी रेडी, अयाज या उसामा आप में से कोई रेडी है अभी या बाद में रखें आपकी? अभी का नहीं प्रेजेंट, नहीं नेक्स्ट वीक आई एम रेडी मैम, नेक्स्ट वीक करवा लेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। एक जलील की रख लेते हैं उसमें, और उसामा कह रहे थे कि उनका थोड़ा बहुत कुछ रेडी है तो उसको देख लेंगे। चले खैर, उसको मैं बता दूंगी आप लोगों को तब तक। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्विज के हवाले से। और मिस काफ़ी है आज के लिए। हाँ ख़त्म हो रहा है, मैं बस अटेंडेंस लगा दूँ। जी मिस।